के इस मिलन समारोह में उपस्थित लातेहार के नौजवान साथियों का एक समूह जो आज संगठन में अपना योगदान देना चाहता है, उनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। ये अभिनंदन आप खुद के लिए लीजिए, जोरदार ताली बजा के अभिनंदन आपका। हम ऐसे समय पर हम आपके बीच में बैठे हुए हैं या आए हैं जब शुद्ध रूप से युवा छात्र का कार्यक्रम लातेहार के जिले के अंदर में रखने का निर्णय लिया गया, लेकिन इस बात को संगठन के पदाधिकारियों ने इंगित किया कि इस कार्यक्रम में आपको भी आना है। तो मेरे लिए एक अवसर भी हो गया कि मैं अपने उन नौजवान साथियों से, छात्रों से मैं मिलूंगा और झारखंड की इस धरा पर लातेहार के अंदर में अगर ये नौजवान सामाजिक, राजनीतिक या शैक्षणिक रूप से अपने अपने क्षेत्र पर नेतृत्व क्षमता का वर्धन आजू के प्लेटफॉर्म के माध्यम से करना चाहते हैं तो मेरे लिए अवसर है। मैं आप सभी का इस बात को लेकर, इस निर्णय के लिए अभिनंदन करता हूं कि आपने एक सार्वजनिक प्लेटफॉर्म को स्वीकार करने का निश्चय किया है। मेरी कोशिश थी यहां पर कि संवाद आपका आए और मैंने कोशिश किया तो एक जसवाल भाई और एक उमेश जी जिनका संबोधन हुआ, मैंने उनको सुना। क्योंकि ये बहुत आसान काम नहीं है, हम जानते हैं कि अभिव्यक्ति को जाहिर करना, दिल की बातों को जाहिर करना किसी मंच पर, और वहां भी जब राज्य के शीर्ष लीडर वहां बैठे हो, पार्टी के बड़े नेता बैठे हो, तो ये आसान होता नहीं है। और हम सब गांव साधारण के लोगों के लिए तो और कठिन हो जाता है। मन में बातें रहती है लेकिन उद्गार व्यक्त नहीं कर सकते हैं। और कभी कभी ये नहीं हो पाता है। मुझे लगता है कि कभी कभी बैठ के हम लोग सोचते हैं तो वर्तमान हालात का जिम्मेदार भी कभी कभी यही बातें हो जाती है। क्योंकि मेरे मन में कुछ चल रहा था, मेरे मन में भी विचार था, लेकिन उस जगह पर जहां मुझे बात रखनी थी मैं वहां बात रख नहीं पाया, और आज विचार से अलग चीजें भटक गई और कई लोग अलग रास्ते में आगे निकल रहे हैं, जिसका पछतावा जीवन में कभी बैठकर जब आप बड़े होंगे, जब विषयों की समझ और मजबूत हो जाएगा, उस समय हम लोग करने लगते हैं। इसलिए मैं वर्तमान इस दौर को जिस खड़े मैं इस उम्र पर ज्यादा जोर देता हूं। क्योंकि ये बात हो रही, चर्चा हो रही कि राज्य का आधा उम्र का 30-40 साल की आबादी, राज्य की आधी आबादी। अब आधी आबादी का जनमत, विचार का एक होना बहुत जरूरी है। क्योंकि राजनीति के जितने पैमाने या विकास के जितने पैमाने पर आप चर्चा करेंगे, वो पैमानों को लीडरशिप और नेतृत्व देने वाला कोई ऐसा ही वर्ग के बीच का ही कोई न कोई है। लेकिन दूरगामी सोच, एक अच्छे लक्ष्य के सही निर्माण करना होना और एक अच्छा लीडर का ना होना कभी कभी हमें बैठकर चिंता करने पर मजबूर कर देता है। क्योंकि जनरल एक्टिविटी जब हम कर रहे हैं, इस समय कोई चुनाव का माहौल नहीं है। क्योंकि ऐसे राजनीतिक गतिविधि तो चुनाव के समय होता है, लेकिन मैं सांगठनिक और वैचारिक गतिविधि बढ़ाने के लिए आया हूं। मेरे लिए कार्यक्रम शुद्ध रूप से वैचारिक गतिविधि को और नई सोच को फिर से खड़ा करना, तैयार करना और आगे के लिए उसे तैयार करने की गतिविधि में शामिल करने को लेकर हम आए। आपको समझना पड़ेगा, बहुत लंबा नहीं सोच सकते हैं आप, तो अपने अगल बगल के, अपने परिवार, अपने पंचायत, अपने ब्लॉक और जिला तक की सोच तो जरूर रखना पड़ेगा। और जिस विद्यालय महाविद्यालय से आप आए हैं, उस विद्यालय महाविद्यालय अपने पूर्व, अपने पिताजी, माताजी, उनकी स्थिति, फिर आपकी स्थिति, फिर आने वाला सोचो
कि आपके भाई बहन की स्थिति कहां पर हम लोग लेके जाएंगे, क्योंकि प्रदेश इन्हीं चीजों से प्रदेश बनता है। प्रदेश के निर्माण के लिए, प्रदेश की जरूरतों के लिए कोई अलग थलग दूसरे लोग नहीं हो सकते। देवसरंदा भी कह रहे थे कि हम बिहार गए, बिहार के शपथ समारोह में भाग लेने का अवसर हमको मिला। जाते जाते चीजों पर चर्चा शुरू हुई, क्योंकि संघर्ष करने वाले व्यक्ति थे हम लोग। एक हाथ से ज्यादा जाकर राज्य के लिए सोचते थे, राज्य के लिए निर्माण के लिए लोगों ने शहादत दी। अभी ये नीलांबर पीतांबर की धरती, वीर बुधुबगर की धरती है। वहीं हमारे दो मित्र लिट्टू उराव और प्रकाश बाड़ा जैसे लोगों ने आंदोलन के क्रम में अपने आप को खोया। ये वो धरती है हमारा। अब उस धरती पर खड़ा होकर फिर से हम लोग चिंतन कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं। तुलना इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी हमें एक बड़ा समारोह हमारा काल हुआ, 15 तारीख जो हमारा बहुत हुआ है, हमारे लिए, इस राज्य के लिए बहुत बड़ा दिन है। क्योंकि इसी दिन हमें राज्य की प्राप्ति हुई और राज्य के एक ऐसे व्यक्तित्व जिसे भगवान का दर्जा मिला, भगवान बिरसा मुंडा की जयंती भी मनाई। ये दोनों चीजें एक साथ मनाने का हमें अवसर मिला। एक तरफ भगवान बिरसा मुंडा की जयंती और दूसरी तरफ राज्य 25 साल का सफर। आपको पता भी नहीं चला कैसे हम लोग कब आजाद हुए। अभी भी तो आजाद हुए थे, अभी तो बिहार से आए थे और 25 साल का सफर हम सभी लोगों ने पार किया है। अब ऐसे समय में जब एक नौजवान झारखंड के रूप में जब हम पाते हैं, 25 साल का नौजवान झारखंड पाते हैं, तो नौजवान झारखंड को खड़ा होकर सोचना पड़ेगा। और ये झारखंड को सोचना पड़ेगा, मतलब झारखंड खुद से तो कोई प्राणी नहीं है जो अपने से खुद से सोचेगा। झारखंड मतलब हम और आप, झारखंड मतलब यहाँ का हर वर्ग, यहाँ का हर चिंतक, यहाँ का हर वो सोसाइटी में रहने वाला व्यक्ति, कि उस राज्य के उन तर्कों पर आज हम कहां खड़े, कि जिस संघर्ष के लिए 70-80 साल यहाँ के लोगों ने अपनी जान, अपनी शहादत तक दी, एक लंबा संघर्ष किया, जिस इतिहास की बातें तो पढ़ी जा रही है, रटी जा रही है, बोली जा रही है, लेकिन भविष्य को बिना संवारे, भविष्य को संवारने के लिए कोई भी रोड मैप हमारे पास नहीं है। 25 साल बाद मुख्यमंत्री का, अभी मैं होर्डिंग देख रहा था मुख्यमंत्री जी का, तो उसमें उसका एक टैगलाइन, हेडलाइन लिखा हुआ था। उसमें क्या लिखा हुआ? अनंत संभावनाओं की ये धरती। मतलब 25 साल बाद हमारे राज्य के मुख्यमंत्री राज्य की अनंत संभावना पर ही जिक्र कर रहे हैं। मुझे तो लगता है कि अनंत संभावनाओं को ध्यान में रखकर संघर्ष प्रारंभ हुआ था इस राज्य में। इस राज्य के लिए जो हमारा संघर्ष प्रारंभ हुआ था, इन्हीं संभावनाओं पर ही तो था, जिस संभावनाओं पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। आज भी हमारा टैगलाइन वहीं पर खड़ा है, हम वहीं पर खड़े हैं। हमारा रोड मैप स्पष्ट नहीं है कि अनंत संभावनाओं को पूरा करने के लिए किस रास्ते से हम जाएंगे, किन निर्णयों पर हम जाएंगे, कैसे इसे अचीव करेंगे, इस पर कोई प्लान हमारा नहीं। मैं कह रहा था आपको कि आप अपने पंचायत, गांव, परिवार, लतेहार पर ही रहो। आपका चिंतन की सीमा को अगर इतना ही रखेंगे तो एक यूथ क्या चाहता है, एक युवा क्या चाहता है, हम कहां जाना चाहते हैं, हमारा उड़ान कहां तक होना चाहिए। तो हर माँ बाप का, परिवार का बेटा बेटी, एक साधारण और गरीब परिवार में तो एक ही रास्ता हमारा है, किसी भी तरह पढ़ लिख के कहीं जॉब पकड़ना है, नौकरी होना है। ये 80%, 90% हमारे परिवारों का लक्ष्य। यहाँ पर लतेहार में 5-7% लोग ही हैं जिसके माँ बाप ये सोचते हैं कि मेरे बाद मेरा बेटा बिजनेस करेगा या बिजनेस करके आगे जाएगा। ऐसी सोच कम है। ऐसी कुछ लोग सोच है कि मेरे बाद खेती हो सकता है, किसान हो सकता है, लेकिन किसान का बेटा बेटी के लिए किसान भाई सोच रहा है कि नहीं पढ़ लिख के नौकरी करे। किसान भी ये नहीं सोच रहा है कि मेरे बाद मेरा जो 5 एकड़ का जमीन है, मेरा बेटा मेरे से ज्यादा पैदावार करेगा। ऐसा कोई किसान नहीं सोचता, कोई परिवार नहीं सोचता। तो फिर कहां सोच आके अटक जा रही है? सोच अटक जा रहा है कि हमारा सर्विस होना चाहिए। क्या सही है कि ऐसे ही है कि नहीं? थोड़ा बातचीत भी करें, बोलो क्या है? जितना यूथ लोग है क्या सोचे बताओ। मैं जो कह रहा हूं, माता पिता आपसे क्या उम्मीद रखते हैं? नौकरी, खेती या व्यापार? बताओ जल्दी बोलो। हम बोल दिए आंकड़ा, कहीं गलत भी हो सकता है। कितने लोग किसान मां बाप के बेटे हैं बताओ? हाँ बोलो। लगभग सभी लोग। हाँ बोलो। हाँ बिल्कुल, हमसे बात करना है, ठीक है? तो बिल्कुल है।
किसान परिवार से हम लोग सभी बिल्कुल। हमारे किसान परिवार का बेटा बेटी का लक्ष्य है अगला अच्छा किसान बनने का। बताओ है कि नहीं? पापा खेती में जितना उत्पादन करते थे उससे ज्यादा उत्पादन हम लोग करेंगे, ये लक्ष्य है आपका। तो एक अच्छा व्यापार करेंगे, ये लक्ष्य है आपका। तो सर्विस करेंगे, नौकरी करेंगे, ये लक्ष्य है आपका। जोर से बोलो, तीनों में कौन? आपने किसान बोल के खारिज कर दिया, आपने व्यापार करने को खारिज कर दिया क्योंकि ये आता नहीं। तो एक चीज है, एक लक्ष्य है हमारे घर परिवार में। सवेरे से शाम तक माँ खाना परोसते परोसते बोलती है कि अच्छा से पढ़ो, बड़ा भाई बोलते हैं अच्छा से पढ़ो, एक नौकरी करना है। और हम भी हां से हां मिलाते हैं, हाँ नौकरी करेंगे, अच्छा पढ़ रहे हैं, रिजल्ट अच्छा करेंगे। तो लक्ष्य क्या है? जोर से बोलो। तो क्या हमारे लक्ष्य को, इतना युद्ध के लक्ष्य को सरकार समझती है? सरकार समझ रही है? हमारे अगुवा समझ रहे हैं कि हमारा टारगेट क्या है? इसको जान रहे हैं? आपको लगता है कि जान रहे हैं? अगर ये जानते तो लातेहार के अंदर की प्राथमिकता मैं करता हूं कि लातेहार के अंदर जो 2 चिमनी खड़ा हुआ था, तैयार हुआ था, अभिजीत और एसआर का, तो सरकार की प्राथमिकता होती कि लातेहार के नौजवानों के लिए ये दोनों कंपनियों को सबसे पहले पुनर्जीवित करते और घर में बच्चों को नौकरी देने का, रोजगार का एक अवसर आपको पता है। यह 2 कंपनियां आने वाली थी चंदवा में, ये पता है ना आप लोगों को? फैक्ट्री भी लगा, बाउंड्री भी हुआ, चीनी भी खड़ा हो गया। अब वहां से फैक्ट्री न चालू का भी हुआ, सारा मिशन बंद, यहां तक कि वहां पर लोहा लकड़ जो लगा था सारा चीज गायब हो गया। यही है ना? ये मेरा भविष्य है। भविष्य के लिए प्लान तो हुआ था, लेकिन प्लान खत्म, जीरो पे आ गए। और फिर हमारा सपना तो है भाई नौकरी पाने का, है कि नहीं? ये उम्र आपका 20 साल, 18 साल, 17, 18, 20, 22 साल के आप सभी लोग हैं। अब बताओ, आने वाला आपका पढ़ाई 2-4 साल में खत्म होगा कि नहीं? अगर आप इंटर कर रहे हैं तो ग्रेजुएशन करेंगे, टेक्निकल करना है, कोई भी मास्टर डिग्री लेनी है तो 2-4 साल का ही पढ़ाई शेष है। आप इस 2-4 साल के अंदर में अगर आपके लिए अवसर सृजित नहीं हुआ तो पुनः ना चाहते हुए भी बाप दादा के बनाए हुए जो खेती बाड़ी या संपत्ति है, उन्हीं परंपराओं को केवल आगे बढ़ा सकते हैं। आपकी उम्मीद और आपका भविष्य वहीं पर समाप्त हो जाएगा कि नहीं? बोलिए। अंधकार में भी आप खुद कुछ नहीं कर सकते। दूसरा रास्ता हमारा है, या तो घर द्वार छोड़ के अब नौजवान बच्चों को बाहर पलायन के लिए जाना पड़ेगा, नौकरी तलाश करनी पड़ेगी, इज्जत बेइज्जत सारा चीज एक साथ खत्म हो जाएगा। यही हमारा शेष बचा है, यही भविष्य है। दिखता तो ये क्या दिख रहा है? ऐसे दिख रहा है कि अगर ये 2-4-5 साल में आपके लिए सर्विस लाइन में सरकार ने कोई प्लान नहीं किया तो 5 साल बीतने में समय नहीं लगेगा, 5 साल बीत भी जाएगा और भविष्य जो आज का पिछला 5-7 साल से हो रहा है, अगला भविष्य भी उसी तरह से हमारा खत्म हो जाएगा। ये स्वीकार करते हैं कि नहीं? कर रहे हैं कि नहीं? कोई फैक्ट्री, कोई प्लान एक दिन में चाहने से होगा क्या? होता है क्या? तुम्हारा कोई भी किसी एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हैं, कोई एक दिन चाहने से होता है? लगातार मेहनत करने से आप 1-2 लोग सफल होते हैं। ये संख्या बहुत कम प्रतिशत में। तो इस राज्य में इतनी बड़ी आबादी, जिसने कहा गया कि 40-45% आबादी 30 साल से नीचे या उस आसपास का है, उसका भविष्य क्या होगा? उसके भविष्य की चिंता क्या है? उसका रोडमैप क्या है? 25 साल का नौजवान झारखंड ये जानना चाहता है सरकार से। सरकार की योजनाएं चले, चावल दाल रोटी जरूर थाली में आए, लेकिन साथ साथ सबसे जरूरी है कि आने वाले समय में इन युवाओं का भविष्य क्या होगा, इसका भी निर्णय लेना पड़ेगा। और जब तक निर्णय नहीं लिया जाएगा तब तक हम फिर से अपने पुनर्वस्था में जाने की तैयारी करेंगे। क्योंकि जिस राज्य की चर्चा हो रही थी बिहार की, जहां से हम आए, उस राज्य में अपने नेतृत्व के दम पर उस हालात से जहां पर सबसे ज्यादा खान संपदा, यहां ने दुनिया में चर्चा था कि राज्य के अंदर जितनी खान संपदा है, जितनी सुविधाएं हैं,
वो यहाँ के लोगों के जीवन स्तर को बदलने के लिए पर्याप्त है। राजनीतिक हल्के पे बिना अनुभव के राजनेता इसकी चर्चा भी करते रहे, लेकिन ये साधारण काम नहीं है। इतने बड़े शासन को हाँकना, इतनी जिम्मेदारी लेना, इतनी बड़ी आबादी को साथ में लेकर चलना, इतने सामाजिक ताना बाना के बीच में सबको साथ में आगे लेकर चलना कोई साधारण काम नहीं है। राज्य सत्ता संभव है, नेतृत्व संभव है, मंत्री मुख्यमंत्री बनना संभव है, लेकिन राज्य का ग्रोथ ऊंचा करना, राज्य की संभावनाओं पर राज्य को खड़ा करना ऐसा संभव नहीं है। इसलिए 25 साल बाद फिर से इस राज्य की आवश्यकता पर जोर डालने के लिए मैं नवीन सोच को, नवीन ताकत को, नई ऊर्जा को फिर से आह्वान करने के लिए आया हूं। आप गतिमान रहिए, आपका ध्यान आपकी किताबों पर निहित रहे, आपका ध्यान इसके साथ साथ आपकी राज्य अगल बगल की घटनाओं पर भी निहित होना चाहिए। थोड़ा आपको बड़ा अपने आप को करना पड़ेगा, फैलाव करना पड़ेगा, सोच के दायरे को बड़ा करना पड़ेगा, और जब तक ये काम नहीं करेंगे तब तक भविष्य हमारा इसी तरह से चलेगा। क्योंकि समय के साथ आज के समय में चुनाव को अगर सोचते हैं कि जनमत क्या है, तो आज इतना बड़ा जनमत आने के बाद भी किसी को जनता खुशी क्यों नहीं? जनमत तो मिला है, इस राज्य के अंदर जनमत मिला है, लोगों को इस राज्य का सत्ता मिला, बावजूद सत्ता तैयार करने वाले लोग खुश क्यों नहीं है? क्योंकि हमारा अभाव, हमारी गरीबी, और गरीबी को आधार बनकर समय पर वार किया गया और हमसे मेरा मूल अधिकार छीन लिया गया। मैं क्या बोल रहा हूं आप समझ रहे हैं? इस समय पर मेरे गरीबी को आधार बनाकर हमारा मूल अधिकार को छीना गया है, डाका डाला गया है, और उसका फल है कि हम अभी कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, हम कुछ सोच नहीं पा रहे, और हम कुछ अपनी तैयारी नहीं कर पा रहे। हम तो देख रहे हैं कि पंचायत सेवक आया, एक जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र के लिए पंचायत सेवक हमारे पिताजी से, हमारे पिता से हमारा आय प्रमाण पत्र बनाने के लिए वो उनसे पैसा देना पड़ रहा है। ये हमने इसको एक आचार को शिष्टाचार बना दिया, इस व्यवस्था को शिष्टाचार बना दिया कि भाई आए हैं उनको कुछ दान देना पड़ेगा। हमारे वीडियो साहब आए हैं, सीओ साहब आए हैं, हमारे कलेक्टर यहाँ पर बैठे हुए हैं, सारे जगहों पर, सारे पदों पर आपका काम सरकारी काम करने के लिए एक सरकारी नौकरी करने वाला वेतन होगी, जो सरकार के से आपके द्वारा जिन्हें वेतन प्राप्त होता है, वो एक अलग सा एक दुकान खोल के रखा है, और उस दुकान पर जब तक चढ़ावा ना होगा तब तक आपका काम आगे नहीं बढ़ सकता है। ये नियति बन चुकी है, और धीरे धीरे इस समाज में इन चीजों को स्वीकारता मिल रही है। अबू आवास के नाम पर मैं थोड़ा गांव जाता हूं, माँ बाप के बीच में सपना पिछले 5 साल में दिया गया कि अबू आवास बनेगा, प्रधानमंत्री आवास नहीं बन रहा है, कोई बात नहीं, हम आपको अबू आवास देंगे, 2 रूम की जगह में 3 रूम बना के दूंगा। 2 वित्तीय वर्ष में 4 लाख अबू आवास स्वीकृत हुआ, 23-24-24-25 इधर छोड़ दो, इस मार्च से लेकर अभी तक का छोड़ दीजिए, 4 लाख हुआ। 4 लाख में अबू आवास मात्र 60,000 ही पूरा हुआ है, बाकी का पैसा तक अभी तक नहीं आया है। गांव में घर बनाने वाले से पूछ लीजिए, आपको इसका हिसाब मिल जाएगा। माँ पिताजी रोज जा रहे हैं, पैसा कब आएगा मुखिया से बोला जा रहा है, मुखिया जी से पूछिए। पंचायत जिसकी चर्चा अभी मेरे नेता बोल रहे थे कि पंचायत चुनाव लाना मेरे लिए जवाबदेही था। मैं चाहता था कि महात्मा गांधी के उस सपने से अलग इस राज्य की व्यवस्था न रहे। केवल 5 लाख की आबादी में एक विधायक, 15 लाख की आबादी में एक पार्लियामेंट मेंबर, अगर 2 आदमी केवल खड़े रहे तो इतनी बड़ी आबादी वहां तक अपनी बात कैसे पहुंचा सकती है। इसीलिए हमने पंचायत चुनाव को अनिवार्य बनाया, और 500 लोगों के बीच में एक वार्ड मेंबर का चुनाव करा के 500 लोगों के भीड़ में एक नेता देने का काम किया, ताकि लोगों की बात सुनी जा सके, लोगों की बात को सुनने वाला कोई। पंचायत चुनाव हो गया, 3 बार पंचायत चुनाव हुआ। अभी पूछो पंचायत के मुखिया जी से, अभी पूछो वार्ड मेंबर दीदी से, अभी पूछिए प्रमुख से, पंचायत समिति जिला परिषद अध्यक्ष से पूछिए, पिछले 7-8 महीना से पंचायत में काम करने का 15 फाइनेंस का पैसा कहां मिला हुआ है? कोई काम करने का पैसा, ग्राम सभा हो नहीं रहा है, ग्राम सभा नहीं हो रहा है, मीटिंग नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं चल रहा है, लेकिन जनता दरबार लगा हुआ है। ये जनता दरबार पर आवेदन का दौर चल रहा है। पहले आवेदन घर बनाने के लिए, पहले आवेदन कुछ और योजना के लिए, ये लगातार लिए गए, लेकिन अभी आवेदन फिर से लिया जा रहा है। एक दुकान फिर से सजा हुआ है, सरकार का ऐसा दुकान कर्मचारी और अधिकारियों के लिए पिकनिक है। आप देखेंगे जिस पंचायत में जनता दरबार है, उस पंचायत में 2-3 घंटा केवल आवेदन ग्रहण करने के बाद
सबसे फुर्सत का क्षण अधिकारी निकालते हैं कि पंचायत सेवा कहां खाने का व्यवस्था किया है, जल्दी खाने के लिए चलेंगे, यार बंद करो, हो गया आवेदन, हो जाएगा बोल दो। और ये लोगों को इस रूप से हका जा रहा है जैसे ये जीव, ये मानवीय जीव नहीं है, एक साधारण कोई घर में पालने वाला जीव है। उस तरह से कुछ ही लोग, कुछ मुट्ठी भर लोग इस शासन का अंग बनकर हमारे लोगों को हांकने का काम कर रहे हैं। आइए, ये चुनौती है, ये चुनौती हमारा है, चुनौती आपकी पढ़ाई का है, आपके भाई बहन का है। देखो, विद्यालय में कुछ साल थोड़ी व्यवस्था चेंज होने का प्रयास हुआ था कि ग्रामीण में हमेशा सरकारी विद्यालय की पैरवी करता, क्योंकि जिस गरीबी में हम लोग और ये राज्य है, वहां के अधिकतर माँ बाप के बेटे तो सरकारी विद्यालय में पढ़ते हैं। प्राइवेट विद्यालय में जाना मतलब ये मान के चलना कि उस परिवार की आर्थिक क्षमता थोड़ी बढ़ी। जिस परिवार की आर्थिक क्षमता बढ़ेगी उसका बेटा कोई न कोई प्राइवेट स्कूल में जाएगा, लेकिन आर्थिक क्षमता जिसकी नहीं है वो सरकारी विद्यालय का हिस्सा है। अब बताओ, ये लॉजिक है सरकारी विद्यालय का, ये देना पड़ रहा है ग्रामीण नेता के रूप में। क्या है स्थिति सरकारी विद्यालय में? मैं हमेशा कहा कि 1 to 9, 10 पास स्कूल बना के रख दिया है। आप एग्जाम में कैसे लिख रहे हैं, नहीं लिख रहे हैं, एग्जाम में फेल भी करेंगे तो आपको पास कर दिया जाएगा, ये एक अलग व्यवस्था है। दूसरा, अभी देखो 8 महीना से एग्जाम नहीं हुआ। अभी अखबार ने लिखा और मैंने एक टीचर से सत्यापित किया कि वास्तव में एग्जाम नहीं हुआ। हाँ, आगे क्वेश्चंस आते थे, वो हम लोग 3 माही प्राइवेट स्कूल की तरह थोड़ा चेंज करने का कोशिश किया गया था, उस पैटर्न को अपनाने का कोशिश किया गया था, लेकिन अब कोई एग्जाम नहीं हुआ। 8 महीने से कोई बच्चों को एग्जाम नहीं हुआ। आगे एग्जाम पेपर भेजा जाता था सब लोगों को, पेपर मिलना बंद हो गया। अब मोबाइल में भेज दे रहे हैं, बोर्ड में लिख दे रहे हैं, देख के जो लिखना है लिख दीजिए, पेपर कहीं जाना और कोई मूल्यांकन करने की आवश्यकता नहीं। सरकार की गोष्ठी होती है, टीचर गोष्ठी होती है, जहां बैठकर ये चर्चा करने के लिए कि भाई मेरे विद्यालय में किस तरह के शैक्षणिक व्यवस्था है या क्या परिवर्तन करना चाहिए, क्या परिवर्तन हो रहा है, इसकी चर्चा होनी चाहिए। लेकिन अब चर्चा वो नहीं हो रही। सरकारी आंकड़ों का लेखा जोखा भी अब स्कूल और विद्यालय की गोष्ठी में, शिक्षकों की गोष्ठी में हो रहा है। ये स्थिति है। लोग, गरीब कमजोर वर्ग के लोग और उसके बच्चे पढ़ने की हिमायती तब जुटाते थे जब उनको थोड़ा बहुत सरकार कल्याण विभाग से राहत मिलने लगा था कि भाई सरकार स्टाइपेंड दे देगी तो स्टाइपेंड आ जाएगा, तो प्राइवेट स्कूल में भी हमारा बच्चा +2 कर लेगा, डिप्लोमा कर लेगा, डिग्री कर लेगा, नर्सिंग कर लेगा। ये सुविधा थी तो लोग क्या करते थे, एडमिशन लेते थे। अब जाओ प्राइवेट किसी कॉलेज में जाइए, कहीं भी जाइए, बच्चों को वो राशि आया ही नहीं, राशि दिया ही नहीं। ये प्रतिशत भी कैसा है, इसका 4 आना, ये राशि स्टाइपेंड का पैसा बड़ा तो हिस्सा है, उसका 4 आना राज्य सरकार को देना है, 75% भारत सरकार को देना है। भारत सरकार ने इस सरकार की गतिविधि को ध्यान में रखते हुए चिट्ठी लिख दिया कि भाई हम स्टाइपेंड के लिए पैसा देते हैं, उसको आप दूसरे मद में खर्च कर देते हैं, इसलिए ऐसा करिए कि जो खर्च है आपका हिस्सा है, सबसे पहले आप डालिए, मैं पीछे से भेज देता हूं। ये चिट्ठी सरकार का आया हुआ, भारत सरकार ने स्पष्ट चिट्ठी लिखा हुआ कि आप 25% जो आपका हिस्सा है राज्य का, वो डाल दीजिए, बाकी स्टाइपेंड का पैसा 75% मैं तुरंत राशि आपको भेज देता हूं। ये सरकार 25% राशि देने में अभी नाकाम। बच्चे सड़क पर आ रहे हैं, विद्यालय में प्रचार बोल रहे हैं कि अगर आप पैसा जमा नहीं करोगे तो एग्जाम लिखने नहीं देंगे। परिस्थिति कॉलेजों के हालत खराब हो गया है। ये स्थिति पूरे राज्य में सारे स्टूडेंट के साथ हो रहा है जो इस अवस्था को अभी जी रहे हैं। ये सोचो कि जब अवस्था, इसकी कोई मतलब नहीं है सरकार, ये कोई अटेंशन इस पर नहीं लेना। भविष्य किसको करेंगे, किस भविष्य को बनना चाहते हैं, मैं इसी भविष्य की चिंता कर रहा हूं। जिस भविष्य का हम चिंता कर रहे हैं, समझना चाहते हैं, उसकी सीढ़ी पर हम खुद ब्रेक लगाकर खड़े हुए हैं। ये सरकार ब्रेक लगाकर खड़ी हुई है। बच्चे पढ़ाई, किताब, ट्यूशन की चिंता करेंगे कि उनके आने वाले सरकार का अनुदान कब आएगा, तब जाके विद्यालय घुसने दिया जाएगा, इसकी चिंता करने लगे। ये आपका विषय है, ये सब्जेक्ट है। अब लड़ाई सरकार आपकी नहीं लड़ेगी, सरकार प्रश्न चिन्ह के बीच में है, जीत के जश्न में है। उन्हें मिल गया, उन्हें जो मिलना था राज्य सत्ता के लिए उनका संघर्ष था, उन्हें मिल गया है। आपके लिए उनका संघर्ष नहीं है। कल्पनाओं में, अखबारों में और ऐसे पोल के खंभों में उनका विकास टंगा मिलेगा आपको, और गांव हमारा कंगाल रहेगा। ये हालात आज का है। इसी हालात पर चिंता करने के लिए आपका भाई आपके बीच में आया।
मैंने कहा कि सोच के दायरे को बड़ा करिए, क्योंकि उस समय समाज में वोट के ठेकेदार अलग अलग रूप से आ जाते हैं, बरगलाते हैं, लेके चले जाते हैं। लेकिन आज जब आप उनकी जरूरत है, जब उस सरकार के आशीर्वाद की जरूरत है, तब एक भी आदमी आपको दिखाई नहीं देगा। आइए इसीलिए सोच को बड़ा करना पड़ेगा, चिंतन वर्ग को बड़ा करना पड़ेगा, हम युद्ध को तैयार होना पड़ेगा और अपने राज्य और अपने हिस्से की लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी, अपने हिस्से का दिया खुद जलाना पड़ेगा। इसी लक्ष्य के साथ आप सभी लोगों को आगे काम करना पड़ेगा। लातेहार के अंदर संघर्ष के लिए रास्ता भी तय करेंगे, अपनी पढ़ाई डिग्री समर्पण को भी बेहतर करेंगे। ये समावेश करने की आवश्यकता है। आज सैकड़ों की तादाद में आप सभी लोग बैठे हैं, इस सोच की तादाद को जाके खुद मत होने देना कि भैया आपके बीच आए 2 घंटा रहे, भैया चर्चा किए, बात किए, इसको जाके विश्लेषण करो, किसी की सुनो, जाके विश्लेषण करो और हकीकत से उसको रिश्ता बनाओ कि वास्तव में ये सच्चाई है कि नहीं, वास्तव में इस दशा से हम गुजर रहे हैं कि नहीं। ये अलग से सोचना पड़ेगा, क्योंकि जब तक हम अलग नहीं सोचेंगे हम अलग नहीं कर सकते हैं। जिम्मेदारी बड़ी है, ये जिम्मेदारी मैं बहुत बचपन में लिया हूं, मैं आपको भी सौंप रहा हूं। ये मेरे अकेले की लड़ाई कभी संभव नहीं हो सकता है। या तो वर्तमान व्यवस्था को स्वीकार करो या इसके खिलाफ में खुद को खड़ा करो, दो ही रास्ता है। और मैं चाहता हूं इसके खिलाफ में खुद को खड़ा करना पड़ेगा, एक संवाद के दायरे को बढ़ाना पड़ेगा। बैठेंगे, बात करेंगे, चर्चा करेंगे, हम किसी को सुधारेंगे, किसी पर टिप्पणी करेंगे, उससे पहले हम लोग का वैचारिक मिलन होना जरूरी है। क्योंकि वैचारिक मिलन और ताप की ऊर्जा को यदि एक सकारात्मक रास्ता में नहीं ले जाएंगे तब तक हम परिणाम नहीं दे सकते हैं। तो मैं वर्तमान जो मेरी शक्ति है, जुआ जिससे बात करते हैं, मैं इसे ऊर्जा मानता हूं और इस ऊर्जा को सकारात्मक रास्ता में ले जाना मेरी प्राथमिकता होगी। आलोचना बाद में, विषय पड़े हुए हैं, संघर्ष के विषय पड़े हुए हैं, जिसको उठाओगे वहां आपको रास्ता मिलेगा, लेकिन उससे पहले मन से तैयार होना पड़ेगा। जहां हम कमजोर हैं, मुझे लगता है कि सबसे बड़ी कमजोरी वहीं पर है। और कुछ लोग गलत दायरे में इस पूरे आपके समाज को, इस युद्ध को एक गलत डायरेक्शन में ले जाने की भी तैयारी करते हैं। पूर्व में 90 का दशक, 80 का दशक में एक अलग परंपरा, अलग व्यवस्था इस एरिया में थी। वहां से अगर निजात पाए हैं तो हमारा दिशा स्पष्ट नहीं है। आइए वर्तमान को स्वीकार करें और इससे आगे निकलने की चुनौतियों को सामने रखते हुए अपना पहल प्रारंभ करते हैं। इन्हीं संभावनाओं के साथ आज हमारा आपके साथ संबंध बना है, इसको कंटिन्यू रखना है। मैं लगातार जुड़ा रहूंगा। मैं चाहूंगा कि इसी बीच से मेरा नेता तैयार हो। मैं नेता ढूंढने नहीं आया, मैं नेता तैयार करने के लिए आया हूं, मैं लीडर तैयार करने के लिए आया हूं। मैं आप सभी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए मैं आज अपनी बात को अंत करता हूं। मुझे भरोसा है लातेहार के लिए आज के दिन बहुत मेमोरेबल रहेगा, यादगार रहेगा। और भविष्य में अगर ये संभावनाएं अपने मंजिल की ओर आगे बढ़ गई तो ये दिन ऐतिहासिक दिन भी हो जाएगा। इन्हीं संभावनाओं के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत आभार।